चलिए, आज बात करते हैं इतिहास के सबसे कुख्यात और अनसुलझे मामलों में से एक की। एक ऐसा नाम जो आज भी इतने सालों बाद भी दिलों में डर और एक अजीब सा रहस्य पैदा कर देता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी डरावनी कहानी का सबसे बड़ा राज खुद उस कातिल के नाम में ही छिपा हो? बस ये चंद शब्द और एक गुमनाम कातिल हमेशा के लिए एक डरावनी किंवदंती बन गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नाम आया कहां से? और यकीन मानिए, इस नाम की कहानी ही शायद इस पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कातिल को आखिर ये नाम मिला कैसे। तो देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक खत, डियर बॉस लेटर। और ये कोई मामूली खत नहीं था। ये एक तरह से एक ब्रांड का जन्म था, एक खौफनाक ब्रांड जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, साल 1888, लंदन। पूरा शहर एक बेरहम कातिल के साए में जी रहा है। हर तरफ खौफ का माहौल है और ठीक इसी बीच एक खत आता है। एक ऐसा खत जो ना सिर्फ पुलिस का मजाक उड़ाता है, बल्कि उस अनजान खौफ को एक नाम दे देता है। ये खत लाल स्याही से लिखा गया था, मानो खून से ही लिखा हो। और इसका लहजा एकदम ठंडा, बेरहम और एक तरह से मजाकिया भी था। लिखने वाला खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था, उन्हें चिढ़ा रहा था और वादा कर रहा था कि आगे और भी भयानक कत्ल होंगे। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। खत मिलने के ठीक 3 दिन बाद कैथरीन एडोप्स नाम की एक महिला का कत्ल हो जाता है और उसके कान का एक हिस्सा कटा हुआ मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा खत में लिखा था। बस इसी एक घटना ने उस खत को रातों रात सच साबित कर दिया और जैक द रिपर का नाम हमेशा के लिए दुनिया भर में बदनाम हो गया। तो अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि क्या वो खत सच में कातिल ने ही लिखा था, या फिर ये इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक था। देखिए, पुलिस को तो शुरू से ही इस पर शक था। ज्यादातर अधिकारियों को लगता था कि ये किसी की घटिया शरारत है, लेकिन जनता के लिए तो ये खत ही सच्चाई थी। इसकी कहानी जंगल की आग की तरफ फैली और हालत ये हो गई कि सैकड़ों लोग इसकी नकल में खत भेजने लगे। इससे पुलिस का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सालों बाद 1931 में फ्रेड बेस्ट नाम का एक पत्रकार ये कबूल करता है कि जैक द रिपर नाम उसने और उसके एक साथी ने मिलकर गढ़ा था। क्यों? सिर्फ अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि इतिहास के सबसे खूंखाल कातिलों में से एक की पूरी पहचान ही मीडिया की बनाई हुई हो? ठीक है, तो अगर ये खत एक धोखा था, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, तो फिर पुलिस की असली जांच किस दिशा में चल रही थी? उनके शक के दायरे में कौन लोग थे? देखिए, 1888 से लेकर आज तक 100 से भी ज्यादा लोगों का नाम इस केस से जोड़ा गया है। लेकिन उस वक्त पुलिस की अपनी जो लिस्ट थी वो काफी छोटी और फोकस्ड थी। पुलिस के एक अहम दस्तावेज मैग्नाटन मेमोरेंडा के हिसाब से 3 लोग उनके मुख्य सस्पेक्ट थे। पहला मॉन्टेग ड्रूट, एक बैरिस्टर जिसकी लाश आखिरी कत्ल के ठीक बाद नदी में मिली। दूसरा एरन कॉस्मिंस्की, एक लोकल नाई जिसकी पहचान एक गवाह की थी। और तीसरा जॉर्ज चैपमैन, जो कि केस के चीफ इंस्पेक्टर एबरलाइन का सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। मतलब इन सबके खिलाफ कुछ सबूत तो थे, लेकिन कोई भी पुख्ता नहीं था जिससे केस सुलझ पाता। और क्योंकि ये केस कभी सुलझा ही नहीं, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, तो धीरे धीरे ये मामला हकीकत से ज्यादा एक कहानी, एक किंवदंती बन गया। जब कातिल पकड़ा नहीं जाता तो मामला एक खाली कैनवस की तरह हो जाता है जिस पर कोई भी अपनी थ्योरी की तस्वीर बना सकता है। और वही हुआ। सालों साल तक न जाने कितनी थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने तो क्वीन विक्टोरिया के पोते का नाम ले लिया, तो किसी ने एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरल को ही कातिल बता दिया। मतलब जितने लोग उतनी बातें। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया और उसका वो डरावना नाम सिर्फ अखबारों की बिक्री बढ़ाने के लिए गढ़ा गया एक धोखा था, तो फिर हम असल में किसकी कहानी सुन और समझ रहे हैं? एक असली क्रिमिनल केस की, या फिर एक मिथक के बहुत ही सावधानी से बनाए जाने की? ये वो सवाल है जो आज भी इस केस को इतना रहस्यमयी बनाए हुए है।